हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी एट द लीगल माई सेल्फ राम। और आज हम लोग बीएनएसएस के जो ये सीरीज वीडियो है इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 बात करता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय द मैजिस्ट्रेट और इसके प्रोविजन सेक्शन 261 से लेकर 273 तक में दिए गए हैं। और सीआरपीसी के बारे में बात करें तो ये चैप्टर नंबर 19 था जिसके प्रोविजन 238 से लेकर 250 तक में दिए गए थे। तो हम लोग आज बहुत डिटेल में पहले फ्लो चार्ट से समझेंगे, उसके बाद डिटेल में सेक्शन में घुसेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या चेंज हुआ है या नए चीज इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये सारे चीज को कवर करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि वारंट केस क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 जेड में दी गई है वारंट केसेस। और वारंट केस का मतलब क्या होता है, वैसे ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 2 साल से अधिक हो, लाइफ इंप्रिजमेंट हो और डेथ हो, तो वैसे जो ऑफेंस है उसको हम लोग वारंट केसेस कहते हैं। एक बार देखते हैं, वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, यानी 2 साल से अधिक वाले जो भी केस होंगे वारंट केस कहलाएंगे। अब देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है वो 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है आज के चैप्टर को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मैजिस्ट्रेट विच इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट ए, इसमें पढ़ेंगे केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो वैसे केस जिसको इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट पे। ठीक है, बी जो बात करता है, हमारा बी क्लासिफिकेशन बात करता है केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, यानी ऐसे केस जो कि पुलिस रिपोर्ट के अलावा इंस्टीट्यूट किए गए हैं। ठीक है, और सी में हम लोग कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल पढ़ेंगे। तो ये दोनों का जो कंक्लूजन होगा ये सेम होगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट का, ए पार्ट का और बी पार्ट का, ये दोनों को मिला के हमारा ये कंक्लूजन है। ठीक है, तो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट पहले ये समझते हैं, उसके बाद समझेंगे केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन द पुलिस रिपोर्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो केस इंस्टीट्यूटेड और पुलिस रिपोर्ट में फिर से वही कंसेप्ट आता है कि सबसे पहले 173 ऑफ बीएनएसएस में कोई भी एफआईआर दर्ज की जाती है, लॉज होती है। आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर द नेक्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को सेक्शन 193 में सबमिट की जाती है, जिसको हम लोग पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब 210 में सेक्शन 210 में मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेती है। अब कॉग्निजेंस 3 तरीके से ली जा सकती है, पहला पुलिस रिपोर्ट पे, दूसरा कंप्लेंट पे और तीसरा स्यूमोटो पे। तो देखो, जो हमारा पार्ट ए है केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ये इसी चीज की बात करता है, अपॉन पुलिस रिपोर्ट, तो ये इससे हो गया। और केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन द पुलिस रिपोर्ट, तो ये दोनों के बारे में बात कर रहा है, यानी कंप्लेंट केस इसमें आएगा और स्यूमोटे का केस इसमें आएगा। बाकी ये जो पुलिस रिपोर्ट वाला कॉग्निजेंस वाला पार्ट है ये इस ट्रायल के प्रोसीजर में आएगा। समझ में आया क्या? अब देखो, आफ्टर जो होता है कॉग्निजेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है, समन केसेस में समन इशू किए जाते हैं, वारंट केसेस में या तो समन या तो वारंट इशू किए जाते हैं एज पर दी ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब की ओपिनियन के हिसाब से। अब क्या है, जो भी एक्यूज्ड अपीयर या ब्रॉट होते हैं उसके लिए सबसे पहले 230 का कंप्लायंस करना पड़ता है। 230 में क्या है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी एक्यूज्ड को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे एफआईआर का कॉपी हो गया, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट का जो भी स्टेटमेंट है और भी अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिलेटेड है उस केस से, तो सब चीज दिया जाता है ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। उसको मालूम तो चलना चाहिए कि उसके ऊपर क्या एफआईआर है, वो कैसे अपना बचाव कर सकता है। तो इसलिए सप्लाई ऑफ कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं टू दी एक्यूज्ड, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 230 ऑफ द बीएनएसएस। ठीक है, तो ये तो पूरा कंसेप्ट था। तो
तो यहां तक समझ गए कि पुलिस रिपोर्टेड में हम जो अभी पढ़ेंगे पार्ट ए, जो हमारा आज का चैप्टर का क्लासिफिकेशन जो किया गया है, 3 क्लासिफाइड किया गया है, उसका पार्ट ए बोलता है केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो ये पुलिस रिपोर्ट वाला केस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो ये दोनों उसका उससे रिलेटेड है। समझ में आया क्या? चलो अब हम लोग इसका फ्लो चार्ट समझते हैं। पार्ट ए ऑफ द करेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, पार्ट ए क्या बात करता है, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। इसके जो सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 261 से लेके 266 में। अब देखो, कभी भी पुलिस रिपोर्ट में जब बात करते हैं, जो ट्रायल होगा, ट्रायल का बिगिनिंग कैसे होता है, जैसे हम लोग कोर्ट ऑफ सेशन में पढ़ रहे थे, तो ओपनिंग ऑफ द केसेस पहले क्या लिखा हुआ था कि पीपी साहब के द्वारा केस होता है, वहां चलेगा, कंडक्ट करेगा, फिर ओपनिंग होगा केस का। यहां पे ओपनिंग होता है जो कि सेक्शन 261 में दिया गया है। यहां पे मैजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड होते हैं कि जो एक्यूज्ड है उसको सेक्शन 230 का सेक्शन का कॉम्प्लाइंस हुआ है या नहीं है। सेक्शन 230 अभी ही बताए थे, सेक्शन 230 में क्या होता है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट उसको मिले कि नहीं मिले, एक्यूज्ड जो है, अपराधी हैं, उसको एफआईआर का कॉपी मिला कि नहीं मिला, ठीक है, उसको विटनेसेस का जो भी स्टेटमेंट है उसका कॉपी मिला कि नहीं, जो भी अदर डॉक्यूमेंट है उस केस से रिलेटेड वो कॉपी मिला कि नहीं। तो इस चीज को सेटिस्फाइड करते हैं। सबसे पहला ट्रायल का ये प्रोसीजर है, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट की सेक्शन 261 में दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 230 इज डन और नॉट। आफ्टर द कंप्लायंस, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब 262 में एक्यूज्ड को डिस्चार्ज करने का भी पावर रखते हैं। डिस्चार्ज करने का पावर मतलब कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब को ये लगा, मैजिस्ट्रेट साहब को ये लगा, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब हम लोग ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय द मैजिस्ट्रेट पढ़ेंगे तो हमेशा यहां पे शब्द प्रयोग किया जाएगा मैजिस्ट्रेट का, और जब हम लोग कोर्ट ऑफ सेशन वाला पढ़ रहे थे तो वहां पे शब्द प्रयोग कर रहे थे जज का, ठीक है। तो यहां पे मैजिस्ट्रेट के द्वारा हो रहा है, इसीलिए हम लोग मैजिस्ट्रेट शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट साहब के पास आया, ठीक है, ट्रायल उसका इनिशिएट हुआ। इस सिचुएशन में ट्रायल के इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या देखेंगे कि कंप्लायंस हुआ है कि नहीं सेक्शन 230 का, यानी डॉक्यूमेंट सप्लाई किए गए हैं कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एक्यूज्ड को तो सेक्शन 230 में डॉक्यूमेंट मिलते हैं, विक्टिम को कहाँ मिलता है, ठीक है, या इन्फॉर्मेंट को। तो याद होगा सेक्शन 173 एफआईआर वाला जो सेक्शन है उसी के सब क्लॉज में दिया हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन्फॉर्मेंट को एक कॉपी मिलेगा, ठीक है। अब विक्टिम भी वर्ड जोड़ दिया गया है उसमें, तो याद रखना, ठीक है। एक्यूज्ड को 230 में और विक्टिम को एफआईआर की कॉपी कहाँ मिलती है, 173 में ही। अब देखो, सेक्शन कंप्लायंस होने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दे अंडर सेक्शन 262। अब डिस्चार्ज कैसे करेंगे, तो अगर मैजिस्ट्रेट साहब को प्राइमा फेसी ये लगता है कि द केस डजंट मेड आउट अगेंस्ट द पिटिशनर अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, देन ही में डिस्चार्ज दैट एक्यूज्ड पर्सन। कि अगर जज साहब को लग रहा है कि भाई कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है, जो बेसलेस ग्राउंड है, ठीक है, एकदम कॉन्कॉक्टेड केस है, फॉल्स केस है, तो वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन अंडर सेक्शन 262। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि नहीं, देयर इज अ ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर ट्रायल, अगर उनको लग रहा है कि ये केस जो है वो जेन्युइन केस है, तो वो चार्ज फ्रेम करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज विच इज गिवन अंडर सेक्शन 263, ठीक है। अब 263 के ही सब क्लॉज 2 में ये दिया हुआ है कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो एक्यूज से पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने ये गलती की है कि नहीं, तुम प्लीड करते हो कि नहीं, तुमने मर्डर किया है। तो एक्यूज के पास 2 ऑप्शन है, या तो बोलेगा कि हाँ हुजूर हमने किया है, और या तो वो डिनाई कर देगा कि नहीं हुजूर हम क्यों करेंगे, हम पागल हैं कि हम मर्डर वर्डर करेंगे, ठीक है, आप एक काम कीजिए मेरा ट्रायल कीजिए। तो देखो, अगर वो प्लीड गिल्टी कर देता है तो यहां पे मैजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है, हमेशा याद रखना। मैजिस्ट्रेट के पास ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तुमने प्लीड गिल्टी ही कर लिया कि हाँ हुजूर हमने ही मर्डर किया है, तो भी मैजिस्ट्रेट साहब या तो तुमको कन्विक्ट करेंगे और नहीं तो ट्रायल के साथ प्रोसीड करेंगे। अगर तुमने प्लीड गिल्टी नहीं किया तो ये तो 100% है कि ट्रायल कंडक्ट होगा, लेकिन अगर प्लीड गिल्टी कर लिया है
तो भी मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि या तो तुमको उसी समय कन्विक्ट कर दें और नहीं तो ट्रायल के साथ प्रोसीड कर दें। ठीक है, अब अगर कन्विक्शन ऑन प्लीड गिल्टी, ये विच इज गिवन अंडर सेक्शन 264, अगर कन्विक्शन नहीं होता है, अगर ट्रायल प्रोसीड करने के लिए बोलता है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, जब ट्रायल प्रोसीड होगा तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस को बोलेगा कि हाँ भाई, जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने फेवर में एक्यूज्ड के अगेंस्ट में एविडेंस प्रस्तुत करें कि कैसे ये मर्डर किया है, आपके पास क्या क्या सबूत है उसको फंसाने के लिए। ठीक है, तो आप लेके आइए, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 265। अब क्या है, आफ्टर जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, एक सेक्शन प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सेक्शन 351, ये क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, ये पावर करती है कोर्ट को कि वो एक्यूज्ड को एग्जामिन कर सके। अब क्या है कि कोई चाकू निकल आया तो मैजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट पूछ सकती है, स्टेटमेंट ले सकती है एक्यूज से, हाँ भाई तुम्हारे पास चाकू कैसे निकल आया, बताओ तुम इसके बारे में। ठीक है, तो एक एग्जामिन जो है एक्यूज को कोर्ट भी कर सकती है, तो विच इज गिवन अंडर सेक्शन 351। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ रेफरेंस के लिए बताएं। अब क्या है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद अब डिफेंस के एविडेंस के लिए हम लोग बोलेंगे, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 266। ठीक है, 266 में क्या है कि डिफेंस का एविडेंस, अब एक्यूज्ड को बोलेंगे कि हाँ तुम अपने बचाव में अब कुछ एविडेंस लाओ। ठीक है, तो वो बोलेगा हाँ हुजूर मेरे पास एविडेंस है कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे, हम तो कलकत्ता में थे या हम चेन्नई में थे उस समय, और ये घटना बिहार में हुई थी तो हम तो उस समय मौजूद नहीं थे, मेरे पास होटल के पास है। तो एक्यूज्ड को भी अपने डिफेंस में एविडेंस लाने का मौका दिया जाएगा, सेक्शन 266। और यहीं पे हमारा जो केस है पार्ट ए का, हम लोग ए पढ़ रहे थे, ए में क्या है, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जो सेक्शन 261 से लेकर 266 में ये इसका प्रोसीजर था। ठीक है, हम पहले ही बोल दिए थे ए और बी ये दोनों पहले अलग अलग चलेगा, लेकिन इसका जो कंक्लूजन होगा, यानी इस पॉइंट के बाद एविडेंस के डिफेंस के बाद जो एक्विटल होगा, ये सब कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये सी वाला पार्ट जो है कंक्लूजन वाला, ये दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया हमारा ए वाला केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, सेक्शन 261 से 266। पहला क्या है, जैसे ही एक्यूज्ड या तो अपीयर होगा या ब्रॉट होगा, मैजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाई होंगे कि भाई तुमको तो सारे कॉपी मिले कि नहीं मिले, सेक्शन 230 के हिसाब से कंप्लायंस हुआ कि नहीं। आफ्टर कंप्लायंस मैजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कोई ग्राउंड नहीं है तो डिस्चार्ज कर देंगे 262 में, अगर लगेगा कि नहीं ग्राउंड है तो फ्रेम करेंगे चार्ज 263 में। 263 के सब क्लॉज 2 में उसे प्लीड गिल्टी करवाएंगे कि हाँ भाई बता तूने मर्डर कर रखी है क्या, तो बोलेगा कि नहीं हुजूर हमने नहीं किया, तो ट्रायल प्रोसीड होगा। अगर बोलेगा कि हाँ हुजूर हमने ही किया है, तो मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन होगा, या तो उसको उसी समय कन्विक्शन कर दे, कन्विक्ट कर दे, और नहीं तो ट्रायल के साथ प्रोसीड करें। ठीक है, अब ऐसा क्यों करती है, और प्रोसिक्यूशन फिर उसके बाद जब ट्रायल प्रोसीड होगा तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को लाने के लिए बोला जाएगा कि हाँ भाई तुम अपने एक्यूज्ड के खिलाफ में जो भी तुम्हारे पास एविडेंस है वो लेके आओ, सेक्शन 265 में। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 351, ठीक है, कोर्ट जो रिकॉर्ड करती है। और उसके बाद लास्ट में एविडेंस का ऑफ डिफेंस के एविडेंस सेक्शन 266 में। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट आते हैं। सेकेंड पार्ट जो बात करता है केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो केस इंस्टीट्यूट किए गए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आते हैं, यानी कंप्लेंट केस के बारे में बात हो रहा है, सी मोटो के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, या मेनली कंप्लेंट के बारे में बात हो रहा है, ये समझ के चलो। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले यहां का जो ट्रायल होता है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 267। ये बात करता है एविडेंस ऑफ फॉर प्रोसिक्यूशन। यहां पे डायरेक्ट जो है प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट जो है प्रोसिक्यूशन को एविडेंस लाने के लिए कहा जाता है सेक्शन 267 में। अब देखो जैसे ही प्रोसिक्यूशन वाले ने एविडेंस लाया एक्यूज्ड के खिलाफ में, अब मैजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि अरे भाई ये जो एविडेंस ला रही है ये तो सारे फॉल्स एविडेंस हैं, ठीक है, कोई ग्राउंड नहीं है, एकदम मतलब कि फैब्रिकेटेड केस है, कॉन्कॉक्टेड केस है। तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेक्शन 268 बात करता है कि इफ देयर इज अ फॉल्स केस
और ग्राउंडलेस केस, देन मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू डिस्चार्ज द एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है कि उस एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर दे। ठीक है, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है नहीं देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड विद ट्रायल, तब क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, क्या करेंगे, चार्ज को फ्रेम करेंगे अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 269 सब क्लॉज 1। ठीक है, केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन पुलिस रिपोर्ट में सबसे पहले क्या हो रहा है कि सबसे पहले भाई कंप्लेन, जो भी कंप्लेनेंट है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन है, उसको बोल रहे हैं कि भाई तू अपना एविडेंस लेके आ कि तुम्हारे पास क्या है एक्यूज्ड के खिलाफ। ठीक है, 267 में दिया हुआ है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब उसको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन के बाद उनको लगा कि भाई ये तो फॉल्स केस है, फैब्रिकेटेड केस है, तो उस एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देंगे। और इफ लगेगा कि नहीं देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड, देन 269 सब क्लॉज 1 में वो चार्ज फ्रेम करेंगे एक्यूज पर्सन के। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, सेक्शन 269 के सब क्लॉज 2 में ये कहता है कि एक्यूज से पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने ये कर रखी है क्या गलती, जो ये भाई एलिगेशन तुम पे लगी हुई है, चार्ज लगा हुआ है, उसमें तुम गिल्टी प्लीड करते हो। तो एक्यूज्ड के पास यहाँ पे फिर दो ऑप्शन है, या तो वो अपना प्लीड गिल्टी कर ले कि हाँ हुजूर हमसे गलती से मर्डर हो गई थी, ठीक है, और नहीं तो वो डिनाई भी करेगा कि ना ना हम पागल है, हम क्यों मारेंगे। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास अगर कबूलता है वो, ठीक है, कि हाँ हमने मारा है, तो यहाँ पे फिर मैजिस्ट्रेट साहब के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि या तो उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दें और नहीं तो ट्रायल के साथ प्रोसीड करें। अगर नो करता है तो ट्रायल के साथ तो प्रोसीड करना ही होगा। तो आफ्टर मान लो कि उसको प्लीड गिल्टी नहीं करते हैं, वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है और उसको कन्विक्शन नहीं होता है आफ्टर प्लीडिंग गिल्टी, तो उसके बाद हम लोग क्या है नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, एक्यूज्ड को मौका दिया जाता है यहाँ पे कि भाई जो भी एविडेंस थे प्रोसिक्यूशन के, ठीक है, उसको तुम क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो। क्रॉस एग्जामिनेशन ये सब समझ रहे हो ना, 3 एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ये 3 तरह के एविडेंस में दिए गए हैं। क्रॉस में मतलब एक तरह से काउंटर क्वेश्चन पूछना, वो बोलेगा कि हाँ भाई हमने इसको देखा था मर्डर करते हुए। अब क्रॉस में तुम पूछ लोगे अच्छा तुम कैसे देख लिया, तुम तो उस समय इस होटल में इस बंदी के साथ थे, ये रहा उसके खिलाफ में एविडेंस मेरा। तो इस तरह के क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं। तो भाई एक्यूज्ड को मौका मिलेगा 269 के सब क्लॉज 4 में कि भाई जो प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस लाया था उसको क्रॉस कर लो। ठीक है, आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एक छोटा सा स्टेप है सेक्शन 351, हमेशा इसे याद रखना कि यहाँ पे क्या है, कोर्ट के पास पावर है एग्जामिन करने का एक्यूज्ड पर्सन को कि हाँ भाई फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये पिस्टल कहाँ से निकल के आ गई। जज साहब डायरेक्ट, मैजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट पूछ लिए कि तो तुम्हारे पास ये पिस्टल कहाँ से तुम्हारे कमरे से मिली, बताओ इसके बारे में थोड़ा बताओ मेरे को। ठीक है, आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट जो स्टेप है सेक्शन 270 में एविडेंस ऑफ द डिफेंस, यानी जो डिफेंस है एक्यूज पर्सन है उसको बोलेंगे कि अच्छा एक काम करो तुम अपने फेवर में क्या क्या एविडेंस है जिससे तुम अपना बचाव कर सके वो लेके आओ। ठीक है, तो ये है सेक्शन जो हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी का ये पूरा हमारा ये है फ्लो चार्ट कि कैसे होता है। तो पार्ट बी में हम लोग ने क्या देखा कि सबसे पहले अगर अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट में केस इंस्टीट्यूट हुआ है तो पहला स्टेप क्या है ट्रायल का कि प्रोसिक्यूशन को बोलेंगे अपना एविडेंस लेके आओ सेक्शन 267 में। अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं रहेगा तो उस एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देंगे सेक्शन 268 में। अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो चार्ज फ्रेम करेंगे, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज उससे पूछेंगे प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं करते हो। अगर करता है तो उसको या तो कन्विक्ट कर देंगे या ट्रायल के साथ प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं करता है तो ऐसे भी ट्रायल के साथ प्रोसीड करना है। तो उसके बाद जब अगर ट्रायल के साथ प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले एक्यूज्ड को मौका देंगे क्रॉस एग्जामिनेशन का। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो भी है सेक्शन 351 का कंप्लाइंस करेंगे हम लोग के मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो एग्जामिन कर सकते हैं एक्यूज्ड को। ठीक है, आफ्टर 351 जो है एविडेंस ऑफ द डिफेंस, यानी एक्यूज्ड पर्सन के फेवर में जो भी एविडेंस होगा उसके फेवर में उसको प्रस्तुत किया जाएगा 270 में। तो यहां तक तो 2 अलग अलग लाइन में चल रही थी हमारी केस। अब हम लोग पार्ट 3 जो आज का चैप्टर का पार्ट 3 क्लासिफिकेशन है इसको समझते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये दोनों के लिए सेम होगा, यानी पार्ट ए और पार्ट बी के लिए दोनों के लिए सेम होगा। वहां तक तो मान के चलो ये 2 नदी अलग अलग बह रही थी, लेकिन एक पॉइंट पे आके संगम में आके मिल जाती है और एक हो जाती है। ठीक है,
तो ये जो आज का हमारा संगम है वो पार्ट सी कंक्लूजन ऑफ द डिफेंस के बारे में बात करता है, तो विच इज कॉमन टू दी बोथ प्रोसीजर। अब देखो यहाँ पे एविडेंस ऑफ द डिफेंस 270 में भी रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग ने पढ़ा कि एविडेंस ऑफ डिफेंस विच इज रिकॉर्डेड अंडर 266। तो लास्ट प्रोसीजर इसका भी एविडेंस ऑफ डिफेंस था और इसका भी एविडेंस ऑफ डिफेंस ही था। अब यहां से कॉमन हो जाता है। कॉमन में सबसे पहला क्या है, व्हेन डिफेंस एविडेंस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 270 और 266। 270 किस में, अदर देन पुलिस रिपोर्ट में, और पुलिस रिपोर्ट वाले केस में जब डिफेंस का एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है, जजमेंट आता है, ठीक है। जजमेंट 271 में दिया गया है। जब हम लोग कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल पढ़ रहे थे तो वहां क्या था, वहां पे हम लोग ने देखा था कि भाई आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जैसे ही एविडेंस रिकॉर्ड हुआ उसके बाद जजमेंट आया 271 में। अब जजमेंट भी दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एक्विटल हो सकता है या तो कन्विक्शन हो सकता है। एक्विटल विच इज गिवन अंडर 271 सब क्लॉज 1 और कन्विक्शन 271 सब क्लॉज 2, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि एक्विटल और डिस्चार्ज में क्या अंतर होता है। तो हमेशा याद रखना, डिस्चार्ज जो है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है। डिस्चार्ज क्या होता है, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, लेकिन एक्विटल क्या है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जब भी होगा वो क्या होगा, एक्विटल होगा, और बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो देखो जजमेंट आया 271 में। अब जजमेंट दो तरीके से आ सकते हैं, या तो उस व्यक्ति को, एक्यूज्ड व्यक्ति को एक्यूट कर दिया जाए, बाइज्जत बरी कर दिया जाए, और नहीं तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाए, सजा सुना दिया जाए। अब देखो इसके बाद अगर उसको कन्विक्शन मिलता है तो अगर जो है कोर्ट जो है प्रोसीड नहीं करती है 401 और 364 में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट डेट में हियरिंग ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस का, सेंटेंस हियरिंग जिसको कहते हैं। अब देखो 401 और 364 क्या होता है ये समझ लो। 401 जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में बताए थे कि अगर एक्यूज्ड का गुड बिहेवियर है, यानी एक्यूज्ड के गुड बिहेवियर को देखते हुए और कोर्ट को ये लग रहा है कि इसको थोड़ा धमका उमका के छोड़ दिया जाए तो मान जाएगा, तब 401 और 364 में बढ़ते हैं। तो ये 401 था। 364 क्या होता है कि जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वो सफिशिएंट सेंटेंस नहीं दे पाएगा, दे सकता है, और जो है पावर से ज़्यादा पनिशमेंट की ज़रूरत है, और जो मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है उससे ज़्यादा पनिशमेंट की ज़रूरत है, तब वो सीजीएम साहब को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये 364 में दिया हुआ है। अगर ये वाला कन्विक्शन के बाद ये वाला प्रोसीजर में नहीं जाती है मजिस्ट्रेट, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो सेंटेंस हियरिंग होता है। सेंटेंस हियरिंग में क्या होता है कि एक्यूज जो होता है, अपराधी जो होता है, वो क्या करता है कि मजिस्ट्रेट साहब से गुहार लगाता है कि देखिए हुजूर, हम ही एकलौता कमाई वाला है इस घर में, अगर हम ही को इतना दिन का जेल भेज दीजिएगा तो हम कैसे, मेरा घर चलेगा। तो ये सेंटेंस हियरिंग इसी को कहते हैं। आफ्टर कन्विक्शन ये होता है। तो यहाँ तक फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। पूरा क्रंच जो है, क्रक्स है हमारा जो आज का चैप्टर नंबर 20 का, ये यही था। आई होप पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अब जब हम लोग प्रोसीजर, इसका प्रोसीजरल लॉ पढ़ेंगे डिटेल में, तो भाई एकदम बच्चा जैसा लगेगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसका जो पहला सेक्शन था वो क्या था, सेक्शन 261। इसमें क्या होता है, पहला क्या है कि भाई मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं, सेक्शन 230 का। When the accused appear or brought before magistrate at the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provision of section 230 or not. Section 230 provides for supply to the accused the copy of police report and other document. ठीक है। सेक्शन 261 क्या बोल रहा है, जैसा ही जो कमेंसमेंट होगा ट्रायल का, और जो एक्यूज्ड व्यक्ति है उसको या तो पकड़ के लाया जाएगा या खुद से अपीयर होगा, ठीक है। तो उस समय मजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि भाई जो सेक्शन 230 का कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं हुआ है। अब सेक्शन 230 का कंप्लाइंस का मतलब क्या हुआ कि भाई जो पुलिस रिपोर्ट है, एफआईआर की कॉपी है, या और भी जो अदर डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो एक्यूज्ड को मिले या ना मिले। तो सबसे पहले ट्रायल का प्रोसीजर यही है। दूसरा क्या है, सेक्शन 262, व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। सेक्शन 261 सब क्लॉज 1 कहता है कि जैसे ही सेक्शन 230 का कंप्लाइंस होता है, उसी के 60 दिन के अंदर, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपी
of document under section 230, the accused may prefer an application for discharge। यानी जैसे ही 230 का कंप्लाइंस हो जाता है उसी के 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर एक्यूज को डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, प्रीफर करना पड़ेगा। पहले ये टाइम पीरियड नहीं था, याद रखना, अभी टाइम पीरियड है, इसीलिए प्री का ये सब फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ये सब में अंडरलाइन करना या हाईलाइट करते रहना कि डिस्चार्ज का एप्लीकेशन कितना कब डालना होगा। तो हमेशा याद रखना कि जैसे ही 230 का कंप्लाइंस हो गया, उसको कॉपी मिल गया एक्यूज को सारे, ठीक है, वैसे ही उसी के 60 दिन के अंदर एक्यूज को प्रीफर करना होगा डिस्चार्ज का एप्लीकेशन, विच इज गिवन अंडर 262 सब क्लॉज 1। चल जल्दी जल्दी, अब 262 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट अपॉन कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? पुलिस रिपोर्ट को देखेंगे और भी अदर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, एग्जामिनेशन जो भी हुआ है उसको देखेंगे, एंड इफ एनी ऑफ द एक्यूज्ड ईदर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मीन्स एंड हियरिंग द एक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूशन, if the magistrate considered the charge against the accused to be groundless, he shall be discharge the accused and record his reason for doing so। ठीक है, सेक्शन 262 का सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट साहब जो भी पुलिस रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, एक्यूज्ड को फिजिकली या ऑडियो वीडियो मीन्स से सुनने के बाद अगर उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चार्ज, अब ये चार्ज क्या है? चार्ज तो अभी फ्रेम नहीं हुआ, याद रखना, ये चार्ज को अंडरलाइन करो, ठीक है, ये चार्ज तो अभी फ्रेम नहीं हुआ, तो ये किस चार्ज के बारे में बात कर रहा है? तो एफआईआर में चार्ज लगते हैं कि नहीं लगते हैं, ठीक है, किस सेक्शन में घटना हुई है एफआईआर में ही रहता है, तो मजिस्ट्रेट साहब इस चार्ज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ द मैजिस्ट्रेट कंसिडर दैट द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन इज ग्राउंडलेस, अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है जो भी एफआईआर में उस पे चार्ज लगाया गया है, ठीक है, वो ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, ठीक है, तो एक्यूज्ड को क्या कर देंगे? डिस्चार्ज कर देंगे, और डिस्चार्ज करने का एक रीजन भी रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो केस है वो ग्राउंडलेस केस है, बेसलेस केस है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आता है उसके बाद का प्रोसीजर, सेक्शन 263 ये बात करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में। ये कहता है 263 का सब क्लॉज 1 कि इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट द मैजिस्ट्रेट इज द ओपिनियन, क्या कह रहा है कि अगर जो है जो भी पुलिस रिपोर्ट है, अदर डॉक्यूमेंट को कंसीडर करने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब को ये लग रहा है, ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये जो ऑफेंस हुआ है, ये ऑफेंस इसी व्यक्ति ने किया है, इसी एक्यूज्ड पर्सन ने किया है, ठीक है, विच इज ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर, दिस चैप्टर मीन्स मतलब चैप्टर नंबर 20, ठीक है, विच सच मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई एंड कुड बी एडिक्वेटली पनिश्ड, जिसको वो करने में सक्षम है और सजा देने में सक्षम है पनिश करने के लिए, तब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? ही शैल फ्रेम चार्ज इन राइटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, यानी फर्स्ट हियरिंग के डेट से 60 दिन के अंदर ही राइटिंग में चार्ज को फ्रेम करेगा। समझ में आया क्या? अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का सबसे पहला सेक्शन क्या बोला? सेक्शन 263 सब क्लॉज 1 कि भाई अगर मैजिस्ट्रेट साहब ये कंसीडर करते हैं आफ्टर एग्जामिनिंग दी पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट, मैजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है, प्रिज्यूम करते हैं कि ये जो घटना है, ये मर्डर है, इसी व्यक्ति ने की है, ठीक है, और विच इज ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर की, और ये जो घटना है ये इस चैप्टर के अंदर ट्राइबल है, और मैजिस्ट्रेट साहब उसके पास पावर है, कॉम्पिटेंसी है कि ये इस केस को ट्राई कर सकते हैं और पनिश कर सकते हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? तब मैजिस्ट्रेट साहब चार्ज को फ्रेम करेंगे और राइटिंग में फ्रेम करेंगे, ठीक है, और कब तक फ्रेम करेंगे? विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज, यानी 60 दिन के अंतर्गत ही, पहले हियरिंग से 60 दिन के अंतर्गत ही करेंगे, ठीक है, तो यही सेक्शन 263 का सब क्लॉज 1 कहता है। इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट्स द मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट there are ground of presuming that the accused has committed an offense tribal under this chapter
which such magistrate is competent to try and could be adequately punished, he shall frame charge in writing within a period of 60 days from the date of first hearing. समझ में आया क्या? अब चलो इसका 2 क्या कहता है, 263 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? हमेशा याद रखना, चार्ज फ्रेम करने के बाद प्लीड गिल्टी पूछेगा कि हाँ भाई तुमने ये कांड कर रखी है कि नहीं, ठीक है, क्या तुम कबूलते हो? तो बोलेगा नहीं हुजूर हम तो नहीं कबूलते हैं, लेकिन जो आप जज साहिबा हैं उनसे हमको प्यार हो गया, हम इसको शादी कबूल कर सकते हैं। ऐसा बोल देना भाई, मतलब मज़ा आ जाएगा एकदम, हिम्मत का तो दाद देना होगा। कोई जज साहिबा रहे बहुत सुंदर, एक्यूज से पूछा जाए कि तुम प्लीड करते हो कि नहीं करते हो, तुम गिल्टी के हो कि नहीं हो, बोला नहीं जज साहिबा हम तो प्लीड नहीं करते हैं, लेकिन हमको आज आपको देख के प्यार हो गया है, ये हम प्लीड कबूलते हैं। भाई साहब उसके बाद जो मज़ा आया ना भाई, मतलब एकदम अलग रोला हो जाएगा भाई। ठीक है, 263 सब क्लॉज 2 में क्या देखे कि चार्ज फ्रेम करने के बाद उसका जो एक्यूज्ड है उसके सामने पढ़ा जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और एक्यूज्ड व्यक्ति से पूछा जाएगा कि हाँ भाई तुमने कर रखी है या नहीं कर रखी है। प्लीड गिल्टी पूछा जाएगा, बोलेगा कि प्लीड गिल्टी करते हो या फिर क्लेम करते हो कि ट्राई किया जाए, यानी ट्रायल स्टार्ट किया जाए। ठीक है, 264 क्या कहता है? कन्विक्शन और प्लीड गिल्टी। मान लो कि यहाँ पे उसने प्लीड गिल्टी कर लिया, यानी यहाँ हमने ही ये मर्डर की है, तब क्या होगा? सेक्शन 264 प्रोवाइड्स दैट इफ द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी मैजिस्ट्रेट मे कन्विक्ट। हमेशा ये याद रखना, मे को अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे सेल प्रोविजन नहीं है, यानी यहाँ जो मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, या तो आफ्टर प्लीडिंग गिल्टी उसको एक्यूज्ड को गुनाहगार ठहरा दिया जाए, हाँ भाई तुमने कांड कर रखा है, तुमने तो अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, बेकार का फालतू का ट्रायल क्यों करेंगे, इसको जेल भेजो। ठीक है, और लेकिन ये डिस्क्रिशनरी है, मैजिस्ट्रेट को साहब को लगता है कि अरे भाई ये तो दबाव में कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके ऊपर केस चला कि भाई उन्होंने फुटपाथ पे क्या किया, आदमी को चिप दिया, मार दिया, धक्का वक्का दे दिया, मार दिया। ठीक है, उनका ड्राइवर आया, बोला नहीं हुजूर हम प्लीड गिल्टी करते हैं, ठीक है, कि हमने मारा है, साहब तो पीछे सो रहे थे, हम गाड़ी चला रहे थे, हमने चाप दिया। तो मजिस्ट्रेट को लग रहा भाई ये तो किसी दबाव में लगता है गिल्टी प्लीड कर रहा है, तब इसीलिए यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है कि भाई प्लीड गिल्टी करने के बाद भी मे कन्विक्टेड, ठीक है, या तो सजा दे सकती है कि हाँ भाई सजा दे दिए। आफ्टर रिकॉर्डिंग द प्ली, हमेशा याद रखना, जैसे ही प्लीड करेगा आफ्टर रिकॉर्डिंग द प्ली उसको कन्विक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो व्हेन द एक्यूज ट्रायल के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, बोलेगे ना ना हमको तो लग रहा है कि तुम दबाव में अपना ये कर रहे हो, कन्फेस कर रहे हो, मैं ट्रायल प्रोसीड करता हूँ, मुझे और सच जानना है इस घटना के बारे में। 10 व्हेन द एक्यूज प्लीड गिल्टी द मैजिस्ट्रेट हैज फॉलोइंग 2 ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, या तो कन्विक्ट करते हैं एक्यूज ऑन द प्ली गिल्टी और प्रोसीड विथ ट्रायल। तो अभी के केस में हम लोग ट्रायल के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। सेक्शन 265 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। 265 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि इफ द एक्यूज्ड रिफ्यूज और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 264। क्या कह रहा है? अगर एक्यूज्ड पर्सन रिफ्यूज कर देता है, बोलता कि ना ना हमने मर्डर नहीं किया है, या फिर प्लीड गिल्टी नहीं करता है और कहता है कि मेरा ट्रायल स्टार्ट किया जाए, और अगर प्लीड गिल्टी कर लेता है लेकिन फिर भी मैजिस्ट्रेट साहब उसको कन्विक्ट नहीं करते हैं 264 में, तब क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट साहब एक डेट फिक्स करेंगे। ठीक है, डेट क्या चीज के लिए फिक्स करेंगे कि देख भाई तू अपना जो प्रोसिक्यूशन अपना जो है विटनेस लेके आए, ठीक है, कि इस जो व्यक्ति ने ये घटना की है, मर्डर की है, इसको के खिलाफ में आपके पास क्या क्या एविडेंस है वो लेके आइए। कोई आई विटनेस है, ठीक है, कुछ सस्पेक्टेड आर्टिकल्स बरामद हुए हैं, या उसके जो भी आपके पास विटनेस है वो लेके आइए इस फलना तारीख को, तो डेट फिक्स किया जाएगा। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई द एक्यूज द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। प्रोवाइजो ये क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है एक्यूज को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो भी विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं उसका एक कॉपी देंगे। ठीक है, कि भाई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये विटनेस ने तुम्हारे खिलाफ में या तुम्हारे फेवर में ये कहा है, उसका एक कॉपी जो है वो एक्यूज्ड को दिया जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन, तो 180 का बयान देखे थे ना, स्टेटमेंट पुलिस जो रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट,
ठीक है, 183 ये सब याद है ना, भूल गए क्या? चलो अब सेक्शन 265 के सब क्लॉज 2 क्या कहता है? द मैजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इशू अ समन टू एनी विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोसीजर प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अगर एप्लीकेशन देता है प्रोसिक्यूशन मैजिस्ट्रेट साहब को कि हुजूर हमको अपने केस को साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कुछ थिंग की ज़रूरत है या किसी विटनेस की ज़रूरत है, इसके लिए आप इशू कर सकते हैं, समन इशू कर सकते हैं, ठीक है, टू एनी विटनेसेस टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। ठीक है, समन जारी कर दीजिए कि भाई तुम्हारा कोर्ट में ज़रूरत है, तुम आओ, या फलना कागज का ज़रूरत है उसको लेके आओ। ठीक है, तो ये 265 का सब क्लॉज 2 कहता है। 265 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? ऑन द डेट सो फिक्स्ड, यहाँ पे जो हम लोग ने डेट फिक्स किया था कि जिस दिन स्टेटमेंट विटनेसेस को बुलाया जाएगा, उस डेट पे द मैजिस्ट्रेट से प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो जिस डेट को फिक्स किया गया था कि भाई प्रोसिक्यूशन को अपने एविडेंस लेके आना है, उस डेट पे मैजिस्ट्रेट जितने भी विटनेसेस आएंगे प्रोसिक्यूशन के फेवर में, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के फेवर में और एक्यूज्ड के खिलाफ में, उस सबको रिकॉर्ड करेगा, लेगा, सुनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? चलो अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? द मैजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जैसे ही विटनेस आ गया, प्रोसिक्यूशन का विटनेस आ गया, वैसे ही मैजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज्ड को परमिट कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्यूज्ड को परमिट कर सकता है कि भाई अगर तुमको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, अगर रिकॉल विटनेस करना है तो रिकॉल भी कर सकता है, मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है फॉर द फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, ताकि बाद में वो जाके हॉस्टाइल ना हो जाए। ठीक है, बाद में जाके वो हॉस्टाइल ना हो जाए, इसलिए मैजिस्ट्रेट परमिट कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। फर्दर इसमें प्रोवाइजो ये कह रहा है, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में बी डन बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एट द डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फर्दर प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि भाई जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी हो सकता है एज डी डेजिग्नेटेड प्लेस, और वो डेजिग्नेटेड प्लेस कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी कि कौन सा डेजिग्नेटेड प्लेस होगा। ठीक है, अब फिर जो हम लोग वही देखे थे सेक्शन 351, यहाँ पे क्या बात करता है? पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड। यहाँ पे है, आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड द मैजिस्ट्रेट में विल क्वेश्चन द एक्यूज्ड जनरली अंडर सेक्शन 351 सब क्लोज 1 के बी में, कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन का विटनेस कंप्लीट होता है तो मैजिस्ट्रेट साहब एक्यूज्ड को एग्जामिन कर सकते हैं कि हाँ भाई बता, तुम्हारे पास ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास चाकू था, ये चाकू वाकू लेके आया है, तुम्हारे पास क्या कर रहा था बाबू ये चाकू? ठीक है, कहाँ से आ गया था ये वाला? तो मैं भाई जज साहब पूछ सकते हैं क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट साहब कि बता भाई, 351 में यही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड। ठीक है, आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, और ये सेक्शन 351। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है सेक्शन 266, ये बात करता है एविडेंस फॉर डिफेंस। 266 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस द एक्यूज्ड शैल बी कॉल्ड अपॉन द to enter his defense and produce his evidence, and if the accused puts in any written statement the magistrate shall file it with the record। ठीक है, जैसे ही प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म होगा तब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? एक्यूज्ड को बोलेंगे कि भाई एक काम कर, तू अपने फेवर में अपना डिफेंस लेके आ, अपना विटनेस लेके आ। ठीक है, कि अपना कैसे बचाव करेगा। अगर कोई रिटन स्टेटमेंट एक्यूज्ड के द्वारा लाए जाते हैं तो मैजिस्ट्रेट उसको अपने फाइल के रिकॉर्ड में अटैच कर लेगा। ठीक है, अब सेक्शन 266 के सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? इफ द एक्यूज्ड आफ्टर ही इज इंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस अप्लाई टू द मैजिस्ट्रेट टू, अच्छा, सेक्शन 266 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि भाई एक्यूज्ड जो है वो भाई मैजिस्ट्रेट साहब को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि हुजूर क्या किया जाए, किसी को बोला जाए कि ये समन इशू किया कर दिया जाए, इशू और प्रोसेस इशू किया कर दिया जाए,
ताकि उसको हम बुला सके, ठीक है, एविडेंस को, विटनेसेस को बुला सके, या कोई डॉक्यूमेंट बुला सके, कोई थिंग्स को बुला सके। लेकिन जो ये इशू होगा ये भाई मैजिस्ट्रेट साहब रिफ्यूज भी कर सकते हैं। कब? तब जब मैजिस्ट्रेट साहब को ये लगे कि ये जानबूझ के लेट करने के लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है, और डिले करने के लिए कर रहा है, और मैजिस्ट्रेट साहब को लगे कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए ये हार्मफुल है, तब भाई मैजिस्ट्रेट साहब नहीं इशू करेंगे। यही चीज कहता है, एक बार रीड करो। इफ द एक्यूज्ड आफ्टर ही हैज इंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस अप्लाइज टू मैजिस्ट्रेट टू इशू एनी प्रोसेस, इशू एनी प्रोसेस मतलब भाई समन या वारंट इशू करे फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, किसी विटनेस को बुलाने के लिए, एंड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, या क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिन करने के लिए, और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, यानी कोई डॉक्यूमेंट या थिंग्स को, आर्टिकल को मंगाने के लिए, द मैजिस्ट्रेट शैल इशू सच प्रोसेस, तो मैजिस्ट्रेट साहब इशू कर सकते हैं वो प्रोसेस को, अनलेस he considered that such application should be refused on the ground that is be made for the purpose of vexation of the delay, vexation or delay or defeating the end of justice, and such ground shall be recorded by him in writing। तो अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि जानबूझ के डिले करने के लिए, ठीक है, जो मैटर है उसको वैक्सेट करने के लिए या फिर एंड ऑफ जस्टिस को हार्म करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट इसको लिखेगा रीजन कि क्यों नहीं हम इसका बात मान रहे हैं, क्यों नहीं हम इसका इशू और प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक प्रोवाइजो है, दो प्रोवाइजो है, क्या कह रहा है, व्हेन द एक्यूज्ड हैड क्रॉस्ड एग्जामिनेशन or had the opportunity of cross examination any witnesses before entering his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that is necessary for the end of justice। ठीक है, ये वही वाला बात कर रहा है कि when the accused has cross examined and had the opportunity to cross examination any witnesses before entering his evidence, यानी अभी हम प्रोवाइजो में पढ़े थे ना कि मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो है या फिर रिकॉल कर सकते हैं फर्दर विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। अगर कोई जो है विटनेस अटेंडेंस के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है दैट इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, और मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं नहीं ये जरूरी है क्रॉस एग्जामिनेशन के करने के लिए, तब मैजिस्ट्रेट साहब एंड ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर सकते हैं। फर्दर प्रोवाइड क्या कहता है, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन may be done by the audio video electronic mix at the designated place by the notified by the state government। जो भी एग्जामिनेशन होगा विटनेसेस का, ठीक है, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से भी हो सकता है डेजिग्नेटेड प्लेस, और वो डेजिग्नेटेड प्लेस कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट बाय इट्स नोटिफिकेशन डिसाइड करेगा, ठीक है। अब 266 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है, द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस or an application under subsection 2 requires that the reasonable expense incurred by the witness in attending for the purpose of trial be deposited in the court। ठीक है, अब क्या है, सेक्शन 266 के सब क्लॉज 2 में क्या कहा कि एक्यूज्ड एप्लीकेशन दे सकता है कि हमको फलना फलना व्यक्ति को बुला दीजिए, फलना डॉक्यूमेंट मंगा दीजिए, फलना थिंग्स मंगा दीजिए, इसके लिए एप्लीकेशन देता है। तो 263 में यही कह रहा है, 266 के 3 में यही कह रहा है कि भाई इशू ऑफ प्रोसेस जो है वो समन या विटनेस वारंट इशू करने के लिए अगर कोई रेक्विजिट फी है, ठीक है, रीजनेबल एक्सपेंस है, तो वो भी जो है डिपॉजिट करना होगा एक्यूज्ड को कोर्ट में। यही चीज कह रहा है 266 का सब क्लॉज 3। यहां होता है हमारा पार्ट ए का काम खत्म। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी क्या कहता है, केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पुलिस रिपोर्ट। तो इसका जो पहला सेक्शन है वो बात करता है सेक्शन 267, जो कि बात करता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 267 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर और ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जब भी एक्यूज्ड को अपीयर या ब्रॉट होता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट लाया जाता है, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो मैजिस्ट्रेट जितने भी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस है उसको सुनेगी, ठीक है, और उस सारे एविडेंस को रिकॉर्ड करेगी जो भी अपने सपोर्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस किया है, ठीक है।
266 का 267 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इशू अ समन टू एनी विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड द प्रोसीड एंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। ठीक है, 267 के सब क्लॉज 2 में क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट जो है ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन समन इशू कर सकती है कि भाई फलना विटनेस को बुलाने के लिए समन कर सकती है, या कोई डॉक्यूमेंट या कोई थिंग्स के लिए समन इशू कर सकती है। लेकिन समन कब करेगी? जब एप्लीकेशन देगा प्रोसिक्यूशन। अब आते हैं 268 में, व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। सेक्शन 268 का सब क्लॉज 1 कहता है कि मैजिस्ट्रेट जो है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, और भी जो भी है, दैट नो केस against the accused person had made out which is unrebutted would be warrant his conviction or the charge is groundless, he discharge him। अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि भाई जो भी ये केस है वो फॉल्स केस है, फैब्रिकेटेड है, ग्राउंडलेस केस है, ठीक है, बेसलेस केस है, तो मैजिस्ट्रेट साहब एक्यूज्ड पर्सन को क्या करेगी? डिस्चार्ज कर देगी। मैजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द एविडेंस प्राइमा फेसी। मैजिस्ट्रेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसिडर द एंटायर पॉस एंड कॉन्स टू दी एविडेंस एट दिस स्टेज। देखो यहाँ पे डिस्चार्ज के लिए मैजिस्ट्रेट जो है बस प्राइमा फेसी देखती है कि दैट प्राइमा फेसी केस मेड आउट अगेंस्ट द पिटिशनर और नॉट। इफ देयर इज नो प्राइमा फेसी केस मेड अगेंस्ट द पिटिशनर देन accused, then the accused should be discharged from his liability। तो accused को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सेक्शन 268 के सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि provide that the magistrate has power to discharge the accused without taking any evidence at any previous stage of the case if he has otherwise satisfied that the charge is groundless। अगर मैजिस्ट्रेट साहब को पहले भी लगता है, ठीक है, कि भाई ये जो चार्ज है वो बेसलेस है, कॉन्कॉक्टेड है, फॉल्स है, ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है, एकदम जानबूझ के फंसाया गया है, तो भाई एट एनी प्रीवियस स्टेज उस तरह के कंप्लेंट को मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो डिसमिस कर सकती है। तुम लोग को याद होगा सेक्शन 226 में कंप्लेंट को डिसमिस करने का पावर है, तो वही चीज का बात कर रहा है भाई। एट एनी स्टेज, एट एनी प्रीवियस स्टेज अगर कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट साहब को थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये कंप्लेंट जो है वो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, ग्राउंडलेस है, तो वो डिस्चार्ज कर सकती है। अब आते हैं सेक्शन 269, ये बात करता है प्रोसीजर व्हेन एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज्ड। ठीक है, सेक्शन 269 सब क्लॉज 1 स्टेट्स दैट प्रोवाइड्स दैट इफ आफ्टर टेकिंग एविडेंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 267 में जो भी हम लोग ने एविडेंस लिया प्रोसिक्यूशन का, उसको लेने के बाद मैजिस्ट्रेट ये कंसीडर करता है, प्रिज्यूम करता है कि भाई एक्यूज्ड ने ये कांड कर रखा है, ठीक है, और विच ही हैज अ पावर टू कमिट एन ऑफेंस ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर एंड इज ही competent to try and adequately punish the accused, he shall frame the charge in writing against the accused person। इतना सोचने का झमेला नहीं है। सेक्शन 269 का सब क्लॉज 1 यही कहता है कि भाई अगर मैजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि एक्यूज्ड ने ये कांड कर रखा है, ठीक है, और जिसको उसके पास पावर है इस केस को ट्राई करने का और उसको पनिश करने का, इस चैप्टर में ट्राइबल है वो, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेगा, उसके खिलाफ में चार्ज फ्रेम करेगा। और हमेशा याद रखना चार्ज जो है वो रिटर्न में फ्रेम किया जाता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। 269 का सब क्लॉज 2 कहता है आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो चार्ज फ्रेम हुआ है उसको रीड किया जाएगा एक्यूज्ड के सामने, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा, और उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम प्लीड गिल्टी करते हो या फिर ट्रायल के साथ आगे बढ़े। ठीक है, अगर 269 में सब क्लॉज 3 में कह रहा है कि अगर जो है एक्यूज प्लीड गिल्टी कर लेता है कि हाँ भाई हमने ये कांड कर रखी है, तो मैजिस्ट्रेट साहब चाहे तो उसको कन्विक्ट कर दे उसका जो रिकॉर्ड करने के बाद, प्ली रिकॉर्ड करने के बाद, और नहीं तो ट्रायल के साथ प्रोसीड करे। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मे कन्विक्ट, याद रखना। उसके बाद 269 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि भाई अगर आफ्टर जो भी कन्विक्शन जो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड गिल्टी, अगर एक्यूज जो है प्लीड गिल्टी करने से रिफ्यूज करता है या प्लीड नहीं करना चाहता है या फिर उसको कन्विक्ट नहीं किया गया है आफ्टर द प्लीडिंग, ठीक है, तो उस एक्यूज से पूछा जाएगा कि भाई आप किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हो या ना करना चाहते हो। यही है 264 का 9 में। If the magistrate for reason to be recorded in writing so whether he wishes to cross examination any and if so the witness of the prosecution whose evidence has been taken। ठीक है,
आफ्टर अगर वो प्लीड नहीं गिल्टी करता है और उसको पनिशमेंट कन्विक्ट नहीं किया जाता है तो भाई उससे पूछा जाएगा भाई तुम किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हो क्या प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को। 269 में अगर वो विश करता है कि हाँ हम क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो सच विटनेस शैल बी रिकॉल्ड एंड आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इफ एनी द विटनेसेस शैल बी डिस्चार्ज। ठीक है, जैसे ही देखो 264 क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे कि एक्यूज्ड को कि भाई तुम जो भी प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है उसको क्रॉस करना चाहते हो कि नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन उसका करना चाहते हो कि नहीं। 269 के सब क्लॉज 5 में कह रहा है कि अगर वो चाहता है किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन करना तो उस विटनेस को बुलाया जाएगा, रिकॉल किया जाएगा और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा और जैसे ही ये सब चीज हो जाएगा तो उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, दे विल नॉट कॉल्ड अनटिल एंड अनलेस इट इज रिक्वायर्ड एट एनी लेटर स्टेज, यानी उस विटनेस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तुमको बुलाएंगे, तब तक के लिए तुम फ्री हो, तुम जा सकते हो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, 269 के सब क्लॉज 6 में क्या कह रहा है, इन सिमिलर मैनर रिमेनिंग प्रोसिक्यूशन, फॉर एग्जाम्पल देखो 5 गो विटनेस था प्रोसिक्यूशन का, उसमें से एक्यूज्ड बोला कि हम प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 और 3 को ही बस क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो सेक्शन 269 में उसको बुलाया जाएगा, उस 1 और 3 को, उसका क्रॉस होगा, री एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब 5 में से बचा 3 गो तो उस 3 गो को यहाँ पे लाया जाएगा। 269 के सब क्लॉज 6 में बोलता है इन सिमिलर मैनर रिमेनिंग प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो भी रिमेनिंग प्रोसिक्यूशन विटनेस है shall next to be examined, cross examined and re-examined and discharged and then discharge, यानी उन लोग को भी फिर जो बचे हुए प्रोसिक्यूशन विटनेस है उसका क्रॉस होगा, री एग्जामिनेशन होगा और फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक नया सब क्लॉज जोड़ा गया है सेक्शन 269 सब क्लॉज 7। ये कहता है वेयर डिस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर टेकिंग ऑल रीजनेबल मेजर अंडर दिस संहिता if the attendance of the prosecution witness under section 269 subclause 5 and subclause 6 cannot be secured for cross examination। क्या कह रहा है कि बार बार अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी, ठीक है, अगर जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आता है सेक्शन 265 और 266 में, इट शैल बी डीम्ड दैट सच विटनेस हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड फॉर नॉट बींग अवेलेबल। ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो विटनेसेस एग्जामिन नहीं होंगे क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है एंड द मैजिस्ट्रेट में क्लोज द, तब मैजिस्ट्रेट क्या करेगी, तब मैजिस्ट्रेट क्या कर सकती है कि जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है उसको क्लोज कर देगी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और क्यों क्लोज कर रही है उसको लिखित रूप से दिखेगी रीजन कि भाई देखो बार बार अपॉर्चुनिटी दिए कि आके भाई क्रॉस एग्जामिनेशन करवा लो, ठीक है, तब इतना बार नोटिस दिए फिर भी वो लोग नहीं आया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस को रोक दे रहे हैं। ठीक है, एंड प्रोसीड विद द केस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, और केस के साथ प्रोसीड करेंगे, जो भी मटेरियल इस केस से रिलेटेड जुड़े बचे हुए हैं उसी के साथ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब उसका वेट नहीं ना करेंगे, बहुत बार हम उसको बुलाएं नहीं आया, तब अब हम क्या करें। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन जोड़ा गया है, सब सेक्शन। ठीक है, ये टाइम क्या करेंगे, सेव करेगा। अब सेक्शन 270 क्या कहता है, एविडेंस फॉर द डिफेंस। एविडेंस फॉर द डिफेंस मतलब सेक्शन 270 प्रोवाइड्स दैट accused shall called upon to enter in defend and produce his evidence। से 270 बोलता है कि भाई accused जो है उसको बोला जाएगा कि भाई अब तुम इंटर करो अपने डिफेंस में और जो भी तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे बचाव में जो भी तुम्हारे पास एविडेंस है उसको लेके आओ। इन दिस प्रोसीजर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 266 शैल अप्लाई। 266 क्या था याद करो, 266 एविडेंस था, देखो 266 भी एविडेंस फॉर डिफेंस के बारे में बात करता था, वो उसके बारे में बात करता था कौन वाले केसेस में, पुलिस रिपोर्ट वाले में। तो बोला कि भाई सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो भी 266 में दिया हुआ है वही वाला सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो होगा। ठीक है, चलो
अब कंक्लूजन हम लोग आते हैं, विच इज कॉमन इन बोथ ऑफ द केसेस। क्लासिफिकेशन ए, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, और क्लासिफिकेशन बी, केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन द पुलिस रिपोर्ट। ये दोनों का जो कंक्लूजन होगा वो सेम होगा, यानी एविडेंस का डिफेंस रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, एविडेंस फॉर डिफेंस रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सेक्शन 271 विच इज कॉमन इन बोथ। यहाँ पे बात करता है एक्विटल और कन्विक्शन के बारे में। सेक्शन 271 का सब क्लॉज 1 कहता है कि प्रोवाइड्स दैट इफ द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज नॉट गिल्टी, अगर मैजिस्ट्रेट को यह फाइंडिंग है कि एक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है, उसने ये अपराध नहीं किए हैं, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर लिखेगा एक्विटल का, ठीक है, शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, ठीक है। 271 का सब क्लॉज 2 ये लगता है कि मैजिस्ट्रेट फाइंड्स कि भाई एक्यूज जो है वो गिल्टी है और मैजिस्ट्रेट जो है प्रोसीड नहीं किया है अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 364 एंड 401। 364 एंड 401 समझा चुके हैं क्या है, वही गुड बिहेवियर वाला, और सेंटेंसिंग पावर नहीं है मैजिस्ट्रेट का, कॉम्पिटेंट नहीं है और उसको ज़्यादा मिलना चाहिए उस व्यक्ति को सजा, तब वो सीजीएम को ट्रांसफर कर देगा। तो अगर ये दोनों के सेक्शन में प्रोसीड नहीं करते हैं तो वो एक और डेट लिखेगा, ठीक है, कन्विक्शन के बाद सेंटेंस हियरिंग के लिए। सेंटेंस हियरिंग मतलब वही होता है कि भाई वो थोड़ा रोए गाएगा कि हमको इतना दिन जेल नहीं भेजा जाए, मेरा बाल बच्चा है जो छोटा है, एकलौता है कमाने वाले, तो वही सेंटेंस हियरिंग के आफ्टर कन्विक्शन उसको सेंटेंस हियरिंग सुना जाएगा एक्यूज्ड को, अगर वो गिल्टी पाता है तो। सेक्शन 271 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है, ये प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात करता है कि एक्यूज्ड पर्सन जो है वो छुपा रहा है, एडमिट नहीं कर रहा है कि वो प्रीवियसली भी कन्विक्टेड है, ठीक है। तो आफ्टर कन्विक्टिंग द एक्यूज्ड, आफ्टर ये अंडरलाइन कर लेना, यानी कन्विक्शन के बाद एक्यूज्ड को shall be proceed to take evidence in respect of alleged previous conviction, यानी जब कन्विक्शन हो जाए उस व्यक्ति को फलना सजा में, ठीक है, उसके बाद उसके प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस लिया जाएगा। इसका प्रोवाइजो ये ही कहता है कि दैट नो सच चार्ज shall be read out by the magistrate, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor the previous conviction be referred by the prosecution or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under subsection 2, यानी जब तक accused convict ना हो जाए तब तक ना ही उसके प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड कोई चार्ज डिस्कस किए जाएंगे, ना ही उसका कोई एविडेंस लिया जाएगा, ना ही कुछ उसके बारे में बात होगा। लेकिन आफ्टर कन्विक्शन उसके खिलाफ जो भी प्रीवियस कन्विक्शन हुए हैं, अगर उसको वो छुपा रहा है, एडमिट नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ में जो है एविडेंस लिया जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना दैट इज आफ्टर कन्विक्शन, पोस्ट कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है कि कन्विक्शन होने के बाद। तो यही था सेक्शन 271। अब लास्ट 2 प्रोविजन इसके बचते हैं जो कि थोड़ा अलग बात करता है। सेक्शन 272 बात करता है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट का मतलब क्या हुआ, प्रोवाइड्स दैट इफ प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट केस में प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुआ है, ऑन द डे ऑफ हियरिंग कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, और जो हियरिंग के डेट पे कंप्लेनेंट जो है एब्सेंट है, एंड द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जो ऑफेंस का हुआ है वो कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मतलब क्या हुआ कि आपसी समझौता से उसको मैनेज किया जा सकता है, कंपाउंडेबल। और नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध, छोटे मोटे अपराध हैं, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग 30 days टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, 30 दिन का समय देगा कि भाई 30 दिन के अंदर तुम आ जाओ, कंप्लेनेंट को देगा। अगर नहीं आता है तो द डिस्चार्ज द एक्यूज एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, तो भाई जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता उसके किसी भी से पहले वो उस एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है, अगर कंप्लेनेंट नहीं आता है उस 30 दिन के भीतर। सेक्शन 272 समझ में आ गया। एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट क्या कहता है कि भाई अगर कोई कंप्लेंट केस है और हियरिंग के डेट के दिन कंप्लेनेंट नहीं आता है, एब्सेंट कर जाता है, ठीक है, और जो अपराध है, ऑफेंस है, वो कैसा अपराध है, लॉफुल कंपाउंडेबल है, ठीक है, लॉफुली कंपाउंडेबल है,
एंड नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय अपराध है, छोटे मोटे अपराध है, तो मजिस्ट्रेट साहब जो कंप्लेनेंट है उसको 30 दिन का समय देगा कि भाई काम कर, 30 दिन के अंदर कभी भी आ जा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो एक्यूज्ड पर्सन को कभी भी डिस्चार्ज कर सकती है एट एनी टाइम बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। यही सेक्शन 272 कहता है, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। समझ में आ गया क्या? अब लास्ट हमारा आज का सेक्शन है सेक्शन 273, जो कि बात करता है कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज। तो देखो कंपनसेशन से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शन है हमारे बीएनएसएस में। अब तुम्हारे पास तुम्हारा होमवर्क ये है कि हमको बताना कि विक्टिम को कंपनसेशन किस सेक्शन में दिया जाता है, और अगर इलीगल अरेस्ट किए गए हैं तो उसमें कंपनसेशन का प्रावधान बीएनएसएस में कहाँ है, तो ये कमेंट बॉक्स में खोज के बताना, ठीक है। अब देखो कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज ये क्या है, तो भाई बोल रहा है कि फालतू का केस किसी के ऊपर कर दिया, झुट्ठो मुट्ठो का फॉल्स केस कर दिया, फैब्रिकेटेड केस कर दिया। अब मजिस्ट्रेट साहब को ये मालूम चल गया कि अरे भाई ये तो फॉल्स केस है, तो वैसे में जो कंप्लेंट किया है इन्फॉर्मेंट है उसके खिलाफ में कंपनसेशन उसको बोलेंगे कि भाई एक काम कर, जो ये एक्यूज्ड है उसको आप कंपनसेशन दो तुम। तो वही चीज़ ये सेक्शन 273 बात करता है। अब पढ़ो इसको, एक एक सेक्शन को हम लोग डील करेंगे इसका। प्रोवाइड्स दैट वेयर द केस इज लॉज्ड इन पुलिस रिपोर्ट एंड कंप्लेंट एंड द मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज और एक्विट ऑल और एनी ऑफ द एक्यूज्ड। अगर कोई पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट पे कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है और जो भी जिसके जिसके खिलाफ भी केस किया गया था उस एक्यूज्ड पर्सन को या तो डिस्चार्ज कर दिया गया है या एक्यूट कर दिया गया, या तो सभी को या उसमें से किसी को भी। एंड इफ द ओपिनियन दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ मेकिंग एक्यूजिशन, और अगर ओपिनियन मजिस्ट्रेट का लग रहा है कि जो भी केस किया गया है ये फालतू का केस कर दिया गया है, कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, देखो बिहार में ये प्रचलन है ना कि भाई मेरे और तेरे में लड़ाई हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा ना कि केस जो कर देगा ना वो मेरा भाई पे कर देगा जो विदेश में कमाता है, जो सीआरपीएफ में है उसके ऊपर केस कर देगा ताकि उसका नौकरी से परेशान हो जाए, ठीक है। सबको घसीट देता है केस में। तो फॉर एग्जांपल मेरे और तुम्हारे बीच में लड़ाई हुआ तो तुम सबको घसीट दिया, ठीक है। तो भाई अगर साबित नहीं कर पाए कि उसका कोई रोल था तो उसी सब से रिलेटेड ये बात कर रहा है, ठीक है, कि या तो उनमें से कोई या सारे को एक्विट कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, और मजिस्ट्रेट को लगा कि कोई फालतू का केस है, एकदम ग्राउंडलेस केस है, जो एक्विजिशन लगाए गए हैं एलिगेशन वो एकदम बेसलेस है। एंड इफ पर्सन अपॉन हुज कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन द एक्विजिशन वाज मेड इज प्रेजेंट, और अगर जिसने कंप्लेंट किया है या इंफॉर्मेंट है वो उस समय वहां पे मौजूद है तो ठीक है, और अगर मौजूद नहीं है तब समन इशू करके बोला जाएगा कि भाई तुम आओ, ठीक है। उस व्यक्ति को समन इशू करके, अगर जो कंप्लेनेंट है या इंफॉर्मेंट है उस समय मौजूद है वहां तब तो ठीक है, और नहीं मौजूद है तो समन उसके खिलाफ में इशू होगा कि भैया तुम आओ, और आने के बाद उसको एक शोकॉज दिया जाएगा, कारण बताओ, ठीक है। शोकॉज मतलब कारण बताओ कि तुम्हारे खिलाफ कंपनसेशन का ऑर्डर क्यों नहीं दिया जाए, कि तुम्हारे खिलाफ कंपनसेशन का ऑर्डर क्यों नहीं दिया जाए, तुम कारण बताओ, तुम काहे फालतू का केस किए हो। यही सेक्शन 273 का 1 कहता है। समझ में आया क्या? सेक्शन 273(1) यही कह रहा है, इफ द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट डायरेक्ट टू इशू अ समन टू अपीयर हिम एंड सो कॉज एज अफॉरसाइड, और उसको सो कॉज दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 273 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर्ड एनी कॉज विच कंप्लेनेंट एंड इंफॉर्मेंट में सो, ठीक है। अब सो कॉज का रिप्लाई दिया गया कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के इंफॉर्मेंट के द्वारा कि हुजूर हमको ऐसा ऐसा लग रहा था कि उसने भी इसको मारा था, इसीलिए हमने उसका कंप्लेंट में नाम दिया था, उसने सो कॉज का रिप्लाई किया, और मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होते हैं कि देयर वॉज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग एक्यूजिशन, और मैजिस्ट्रेट को लगता है ये साला बात बना रहा है, फालतू का ये लोग केस कर दिया, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था केस का, ठीक है। तो क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब? रिकॉर्ड हिज रीजन को रिकॉर्ड करेंगे एंड मेक एन ऑर्डर दैट कंपनसेशन ऑफ सच अमाउंट, और ऑर्डर करेंगे कि भाई कंपनसेशन दो, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन ही इज एम्पावर्ड टू इम्पोज, यानी जो मैजिस्ट्रेट के पास फाइन देने का पावर है उससे ज्यादा का उसको कंपनसेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल
एक मजिस्ट्रेट साहब को 50,000 फाइन देने का पावर है, ठीक है। तो 50,000 से ज़्यादा का उसको कंपनसेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं वो, ठीक है। अब सेक्शन 273 का सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट कर देता है यानी कंपनसेशन का ऑर्डर हो गया और वो कंपनसेशन पे नहीं कर रहा है, द पर्सन ऑर्डर टू पे सच कंपनसेशन शैल बी सिंपल इम्प्रीजमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 दिन कैन बी सेंटेंस्ड। यानी अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के केस में, यानी भाई अगर तुम कंपनसेशन का ऑर्डर हो गया कि भाई तुमको कंपनसेशन देना होगा इस आदमी को, अगर उस कंपनसेशन को तुम डिफॉल्ट करते हैं, जो भी कंप्लेनेंट था, इन्फॉर्मेंट था, वो पैसा नहीं दे रहा है, तब उसको मैक्सिमम कितना दिन का इम्प्रीजमेंट हो सकता है, जेल हो सकता है, 30 दिन का सजा हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। 273 सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है, व्हेन एनी पर्सन इज इम्प्रिजन्ड अंडर सेक्शन सब क्लॉज 3 द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ भारतीय न्याय संहिता शैल बी अप्लाई। अब देखो बोल रहा है कि भाई किसी को सजा हो गया सेक्शन सब क्लॉज 3 में, यानी 30 दिन का किसी को पनिशमेंट हो गया डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के लिए, तो बोलता है सेक्शन 8 का सब क्लॉज 6 अप्लाई होगा भारतीय न्याय संहिता का। अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 8 का सब क्लॉज 6 क्या कह रहा है कि जैसे ही भाई डिफॉल्ट ऑफ फाइन से रिलेटेड है वो, कि भाई अगर मान लो कि किसी को डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए सजा हो गया 30 दिन का, और उसी के बीच में अपना पनिशमेंट के ही बीच में उसका कोई घर वाला उसको आके कंपनसेशन दे दिया, या अपना कंपनसेशन का जो भी अमाउंट था दे दिया, तो उसका जो सजा है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यही चीज कहता है, ठीक है। समझ में आया क्या क्या बोल रहा मैं, कि भाई देखो फॉर एग्जाम्पल तुमको क्या हुआ, सजा हो गया 30 दिन का, तुमने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट का, और लेकिन क्या हुआ, तुम एक दिन जेल में गए, अगला दिन क्या हुआ, तुम्हारे घर वाले कंपनसेशन का अमाउंट पे कर दिए, तो जो भी तुमको 30 दिन का सजा हुआ था उसी समय वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, कि भाई अब तुमको जेल में नहीं रहना है क्योंकि तुमने जो ऑर्डर था उसका कंप्लाइंस कर दिया। यही भारतीय न्याय संहिता का 8 का सब क्लॉज 6 में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं 273 सब क्लॉज 5 में क्या कह रहा है, कि भाई ये कह रहा है कि कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगा, क्या बोल रहा है कि भाई जो कंप्लेनेंट है या इन्फॉर्मेंट है उसको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगा सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी के, यानी कोई अगर डिफमेशन का केस करना चाहे कि भाई इसने हमको झूठे का फंसा दिया था, इसके ऊपर हम डिफमेशन का केस करेंगे, तो इससे कोई भी तरह का एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलेगा, चाहे वो कंपनसेशन दे दिया हो, ठीक है। यही कहता है, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन by reason of such order be exempted for any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information by given by him। यानी आप अगर फालतू का केस किए हो, आपको कंपनसेशन का भी ऑर्डर हो गया है, आपने कंपनसेशन भी दे दिया, फिर भी आपको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए। अगर एक्यूज चाहेगा जिसको आप झुट्टे का फंसाए थे, वो आपके खिलाफ में कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, ठीक है, डिफमेशन का केस कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइजो क्या है, एनी अमाउंट पेड टू द एक्यूज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन अवॉर्डिंग कंपनसेशन टू सच पर्सन इन अ सब्सिक्वेंट सिविल सूट रिलेटिंग टू द सेम मैटर। प्रोवाइजो यही कह रहा है कि भाई अगर कोई कंपनसेशन दिया गया है इस सेक्शन में, ठीक है, इस सेक्शन में अगर आगे कोई सब्सिक्वेंट सिविल सूट फाइल किया जाता है, तो उसमें जो ये अवॉर्डिंग जब का जो कन्विक्शन, ये सॉरी कंपनसेशन जो आप पे किए हैं, उसको यूज कर सकता है, वो टेक इन इंटू अकाउंट ले सकता है। कि फॉर एग्जांपल समझो इसको, प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि भाई आपने कंपनसेशन दिया, बाद में उसने डिफमेशन का केस कर दिया, डिफमेशन का केस में वो जो है इस चीज़ को दर्शा सकता है, शो कर सकता है कि देखिए हुजूर, इसने डिफमेशन के जो पहले भी है ये फॉल्स केस किया था, जिसके कारण इसने मुझे कंपनसेशन भी दिया था, इसीलिए मेरा केस जो है वो जेन्युइन केस है, ये मेरे को डिफेम किया था, तो वो उसका यूज कर सकता है। ये प्रोवाइजो कहता है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। 273 का सब क्लॉज 6 क्या कह रहा है, इफ द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास ऑर्डर टू पे कंपनसेशन एक्सीडिंग ₹2000 the order is appealable and the appeal lies in the court in which appeal of the conviction order of the magistrate lies। ठीक है, क्या कह रहा है, सिंपल सा ये कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास जो है कंपनसेशन का ऑर्डर दे देते हैं 2000 से अधिक का रुपया का,
तो वैसा कंपनसेशन का ऑर्डर जो है वो अपीलेबल है और उसके खिलाफ में अपील दायर की जा सकती है। 273 का सब क्लॉज 7 क्या कह रहा है कि भाई जैसे ही अपील दायर हो गया तो कंपनसेशन कब तक नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपील दायर करने का जो लिमिटेशन है वो 30 दिन का है, तो जब तक वो 30 दिन का समय इलेप्स नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक कंपनसेशन देने का जरूरत नहीं है। और अगर वो कंपनसेशन अपील प्रीफर किया गया है और अपील डिसमिस या डिस्पोज हो गया है, तब तक कंपनसेशन आफ्टर द एक्सपायरी या फिर आफ्टर द क्या बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ द केस आपको देना होगा। ठीक है, यही चीज कह रहा है। व्हेन एन ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एक्यूज्ड पर्सन इज मेड इन अ केस विच इज सब्जेक्ट टू अपील। ठीक है, अगर कोई कंपनसेशन का ऑर्डर दिया गया है जिसके खिलाफ में अपील दायर की जा सकती है, द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड ऑफ अलाउड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अपील हैज बीन इलेप्स्ड। यानी मान के चलो कि 30 दिन का टाइम होता है कंपनसेशन ऑर्डर देने के बाद कि आप अपील में जा सकते हैं, और तब तक आप कंपनसेशन नहीं देंगे जब तक अपील में वो लोग का जो टाइम पीरियड है वो खत्म ना हो जाए। जैसे ही अपील का टाइम पीरियड खत्म होता है और नहीं तो अपील जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया और जो अपील है वो डिसाइड कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, उसके बाद ही आपको कंपनसेशन देना है। ठीक है, सेक्शन 273 सब क्लॉज 8 क्या कह रहा है? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू समन केसेस एज वेल एज वारंट केसेस। यानी जो ये प्रोविजन है 273 ये वाला कंपनसेशन वाला, ये समन केसेस के लिए भी एप्लीकेबल है एंड वारंट केसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी भाई जो कोर्ट ऑफ सेशन वाला है उसमें भी एप्लीकेबल होगा, आगे जो समन केसेस में हम लोग ट्रायल पढ़ेंगे उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये दोनों में एप्लीकेबल है। तो आज का जो हमारा ये सेगमेंट है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से पढ़ना, और फिर भी ना आए तो भी कमेंट करना कि क्या नहीं समझ में आया। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत कम सब्सक्रिप्शन है मेरे, तुम लोग इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। चलो बाय।